नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 15 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हम लोग इसमें शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको जानकारी होगी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ आप लोग इंग्लिश में टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ हम अपने वीडियो के लिंक और PDF को प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 परमाणु संख्या वाले तत्व किस तत्व के ऊपर आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है, यानी किस तत्व के ऊपर रखा गया है। जैसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि परमाणु संख्या कितना बन रहा है। इसको जोड़िए, 2 2 4 और 6 10 2 12 3 15, यानी कि परमाणु संख्या 15। परमाणु संख्या 15 वाले तत्व फास्फोरस होते हैं, जो कि आर्सेनिक के ऊपर रखा हुआ है। यानी कि आर्सेनिक आपका हो गया चौथा आवर्त में और फास्फोरस हो गया आपका तीसरा आवर्त में। यानी चौथे आवर्त के ऊपर तीसरे आवर्त में कौन सा रखा हुआ है, आर्सेनिक के ऊपर फास्फोरस रखा हुआ है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, तो पूछ रहा है कि किसके ऊपर रखा गया है, तो आर्सेनिक के ऊपर रखा गया, यानी परमाणु संख्या 33 वाले तत्व के ऊपर रखा गया है। हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। मोल संख्या बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान संख्या ग्राम में और तत्व बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। यहाँ परमाणु द्रव्यमान होता है और यहाँ द्रव्यमान संख्या होता है, जो कि आपको द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 54 ग्राम दिया हुआ है। हीलियम का पहले परमाणु द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4 ग्राम। मोल संख्या के लिए आप द्रव्यमान संख्या बटे परमाणु द्रव्यमान कर दीजिए, यानी कि 54/4 आपका हो गया 27/2, यानी कि 13.5। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 kg द्रव्यमान का है और यह 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, एम के जगह पे 10 पुट कर दीजिए और जी के जगह पे 9.8 और एच के जगह पे 6 कर दीजिए, और यहाँ दशमलव उड़ाइएगा, आपका आ जाएगा नीचे 10। 10 से 10 कट गया, उसके बाद आप गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 588 जूल। अवतल दर्पण में एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा सी, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बने। तो यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को आपको रखना होगा वक्रता केंद्र के पीछे रखना होगा। यानी कि उसे दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना होगा। आपको बता दें कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन अवतल दर्पण में किस प्रकार होता है। अगर यदि आप प्रतिबिंब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और वही अगर यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर यदि वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और अगर यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और वही अगर यदि आप वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनेगा, और वस्तु को अगर यदि पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो वह दर्पण के उस पार में प्रतिबिंब बनेगा, जो कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा प्रतिबिंब होता है। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो वर्क बराबर क्या होता है, F(s) cos थीटा, यानी कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो आपको 10 दिया हुआ है बल और 10 मीटर विस्थापन भी हो रहा है, यानी 100 जूल कार्य हो गया। यानी डी ब्लॉक के तत्व को रखा गया है। डी ब्लॉक के तत्व को ग्रुप संख्या 3 से 12 के बीच रखा गया है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, जी का सूत्र होता है बड़ी जी गुना एम बटे आर स्क्वायर। तो एम यहाँ क्या हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। उसके बाद अगला देखिए,
कि एल्कीन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड दो कार्बन जुड़े होते हैं का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो यहाँ CnH2n देखिए, n का मान अगर यदि आप 2 पुट कीजिएगा तो C2H 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। वही अगर यदि एल्काइन की बात किया जाए तो ये होता है CnH2n-2। यहाँ अगर यदि n का मान 2 पुट कीजिएगा तो आपका C2H2 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए कि ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर यदि वही एल्केन का आप बात कीजिएगा तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो यहाँ देखिए n को अगर यदि 2 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा C2H6। यह सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला देखिए, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो यहाँ देखिए कि परमाणु त्रिज्या जो होता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो दिख रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप का है, तो इसका तो परमाणु त्रिज्या। हम लोग ये भी देखते हैं कि ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि चौथे आवर्त में, तो चौथा आवर्त में कौन सा है तत्व? चौथा आवर्त में आपका ब्रोमीन तत्व है, ठीक। इस कारण इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। अगला देखिए, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर डाइऑक्साइड के डॉट परमाणु है, यानी कितने परमाणु है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु है। अतः 6.022 गुना 10⁻23 गुना आप कर दीजिए, कितना में पूछा गया? 1 मोल में इतना होता है, यानी 6.022 गुना 10⁻23। आपको पूछा गया सिर्फ 0.6 मोल में, इसीलिए 0.6 से गुना कर दीजिए। इसका दशमलव जैसे उड़ेगा 1 शून्य नीचे आ जाएगा, तो इस 10 से इस 10⁻23 का 10 कटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 10⁻22 आ जाएगा। और आप इधर 6.022 गुना 10⁻22 गुना 0.6 को गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 36.152 गुना 10⁻22 परमाणु। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डॉट होगी। जी का मान आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh पर आप इसको बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1500 जूल। पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई h के साथ डॉट के सापेक्ष परिवर्तित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि g बराबर क्या होता है? m g यानी बड़ी जी m/r²। तो यहाँ देखिए कि जी हम लोग जी के अनुसार ही भार परिवर्तन होगा। अगर यदि जी का मान जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ भार, क्योंकि भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण अगर यदि ज़्यादा लेंगे तो भार भी ज़्यादा होगा। तो वही बताया गया है कि एच ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखिए कि आर जो है यानी कि त्रिज्या है, त्रिज्या ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यानी कि अगर यदि बढ़ रहा है तो देखिए HR² यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा GM/h², चूँकि दोनों पे स्क्वायर है तो h² r²। तो यहाँ अगर यदि इसको हम देखते हैं तो GM/r² सिर्फ h² ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि 1/h² हो जाएगा। 1/h² को H−2 लिख सकते हैं, ठीक। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे? तो श्रृंखला में यानी श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? 3 सिर्फ उसको जोड़ दिया जाता है। वही समांतर क्रम में रहता है तो उसको यानी 1/, के फॉर्म में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद पलट दिया जाता है। तो यहाँ देखिए श्रेणी में है तो इसीलिए 25 25 25 यानी कि 75 ओम हो जाएगा। 3 प्रतिरोध था। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स अपरूप की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे उसके परमाणु संरचना भिन्न होते हैं, ठीक। एलोट्रोप के परमाणु संरचना भिन्न होते हैं लेकिन बना समान तत्व से होता है। जैसे आप कार्बन को देख लीजिए, कार्बन के हीरा का परमाणु संरचना अलग है, और फ्लोरीन का देखिएगा उसका भी परमाणु संरचना अलग है, ग्रेफाइट का भी परमाणु संरचना अलग है, लेकिन सभी
कार्बन से ही बने होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि बल F 0 इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो यहाँ आपका बल ही 0 हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा। एक धावक जिसका वजन 80 केजी है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकेंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है, शक्ति की गणना करें। आपको जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा, mgh, h यानी कि यहाँ विस्थापन के रूप में लिया गया है। तो यानी m दिया हुआ है आपका 80, जी का मान दिया हुआ है 9.8 और h दिया हुआ है, यानी कि विस्थापन कितना हो रहा है, 1 मीटर, इस प्रकार का 10 कदम है, तो यानी कि 1 गुना 10। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है समय दिया हुआ है 60 सेकेंड। आप इसका पॉइंट उड़ाइएगा, आपका एक शून्य नीचे और आ जाएगा, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कटा दीजिए। उसके बाद इसको हल कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 130.67 वाट, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि अगर यदि त्रिज्या घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि जी बराबर क्या होता है, बड़ी जी m/r²। अगर यदि त्रिज्या कम होगा तो कम के स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे, कम के स्क्वायर से भाग देंगे तो हम लोग का मान ज़्यादा आएगा, यानी कि उसका जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नोट में लिखा हुआ है सिकुड़ने पर आर का मान कम होगा और कम से भाग देने पर जी का मान अधिक आएगा। ठीक, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डॉट अनुपात में होता है। अमोनिया का पहले सूत्र लिख लीजिए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, और 14:3 कीजिएगा तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए 14:3 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट हो, स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। तो देखिए 60 वोल्ट जब था तो एम्पियर 4 था, तो 1 बराबर 4/60, तो हम लोग को 135 पे निकालना है, तो 135 से गुना कर दीजिए, आप इसको कटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। अगला देखिए, 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस पर बिठा दीजिए, आपका आ जाएगा 200 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया है, यानी संयोजन का वियोजन यानी विखंडन हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए NH4Cl, इसको हीट करने के बाद NH3HCl बन रहा है, तो यानी ये विखंडित हो रहा है। उसके बाद दूसरा है कि 2H2O यानी जल, और उसके बाद इसको विखंडित किया जा रहा है तो H2H2 प्लस O2, तो ये दोनों तो विखंडित अभिक्रिया दिखा रहा है। यहाँ तीसरा देखिए Fe प्लस H2SO4, तो यहाँ देखिए FeSO4 प्लस H2 बन रहा है, तो यानी कि लोहा जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज लोहा हाइड्रोजन से ऊपर होता है, यानी कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, कौन, लोहा हाइड्रोजन से, तो इसीलिए यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो वो दोनों विखंडन अभिक्रिया था। अगला है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बनने वाली छवि क्या होगी। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण का याद रखते हैं उसी प्रकार सेम उसका उल्टा हो जाता है उत्तल लेंस में। तो लेंस में क्या होगा, प्रतिबिंब उस साइड बनेगा, क्योंकि वह आर पार दिखाई देता है। तो लेंस में क्या होता है, जैसे उत्तल लेंस है, इसमें एक होता है F1, एक होता है F2, दूसरा होता है F1 यानी 2F1, दूसरा होता है 2F2। तो यहाँ देखिए कि वस्तु को बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ रख लेते हैं, यानी कि फोकस तो इसका बोला था 10, तो 15 सेंटीमीटर
2F1 और F1 के बीच रख लेते हैं। जब इसका रे को गुजारा जाएगा तो यह कहाँ कटेगा, 2F2 के बाद कटेगा। इसलिए प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, 2F2 और अनंत के बीच होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा और बड़ा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हर हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर यदि हम लोग इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब को देखना चाहे कि किस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप अगर यदि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। वही अगर यदि आप वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। अगर यदि वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। और अगर यदि प्रतिबिंब को आप 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। अगर यदि आप वस्तु को F1 पर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर यदि आप वस्तु को F1 और पोल के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब मिरर के इस साइड यानी कि पीछे के साइड ही बनता हुआ प्रतीत होगा और वह क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आभासी क्या होता है, सीधा होता है। 17वें समूह के तत्व को कहा जाता है, तो इसे हेलोजन फैमिली कहा जाता है। तो देखिए हेलोजन में आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन का है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है। जैसे पहला ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कलाई मेटल यानी कि क्षारीय धातु। दूसरा ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। और 3 से 12 को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण धातु। और वही अगर यदि 13वां ग्रुप को देखा जाए तो उसे बोरॉन फैमिली कहा जाता है। 14वां ग्रुप को कार्बन फैमिली कहा जाता है। 15वां ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन फैमिली भी कहा जाता है। और 16वां ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली या चेल्कोजन फैमिली भी कहा जाता है। और 17वां ग्रुप को क्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली कहा जाता है। 18वां ग्रुप को जीरो ग्रुप यानी शून्य समूह, नोबल गैस और क्रिया गैस, इन सारे नाम से जाना जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है यानी कि सबका ऊपर वाला जो होता है तत्व तो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है, तो 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। सेल्सियस और केल्विन ताप के बीच क्या संबंध है, तो सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध के लिए C-0/100 बराबर F-32/180 R-0/80 और K-273/100। तो इसमें आपको पूछा क्या गया है कि सेल्सियस और केल्विन को लेना है। तो सेल्सियस और केल्विन को हल कीजिए, आपका संबंध निकल जाएगा। यानी C-0/100 K-273/100, तो 100 कट गया। तो आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तो यानी कि यह न्यूनतम ताप को दर्शा रहा है। किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। निर्दिष्ट मतलब एक निश्चित दिशा में, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो यानी कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अगला देखिए, एक वस्तु को भूमि स्तर से पहले 5 मीटर तक, फिर 10 मीटर और फिर 15 मीटर ऊपर उठाया जाता है। किस ऊंचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, यानी ऊंचाई ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई इसमें क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15 में से 15 दिया हुआ है, इसलिए 15 मीटर पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा डॉट होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगी, कम होगी। अगर यदि विभवांतर को समान रखना चाहे तो आपका क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, I/R होता है, यानी विद्युत धारा गुना रेसिस्टेंस। तो यानी कि भी अगर यदि समान रखना हो तो प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा हम लोग को क्या करना होगा, घटाना होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला इसका कार्यात्मक समूह समान है लेकिन CH2 समूह भिन्न है,
कहलाती है? यह सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज कहलाती है। तो यहाँ देखिए सजातीय श्रेणी कहा किसे जाता है? सजातीय श्रेणी ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण के अंदर CH2 का अंतर होता है और वह समान रासायनिक ग्रुप का हो, तो ये सभी पदार्थ एक सीरीज में सजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे कि आप देखिए कि एल्काइन का सजातीय श्रेणी क्या होगा? तो यहाँ देखिए बोला गया है कि CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर यदि देखिए एल्काइन में हम लोग एन का मान, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। एन का मान अगर यदि 1 लेते हैं तो C1H0 हो जाता है, वही एन का मान 2 लेते हैं तो C2H2 हो जाता है, एन का मान 3 लेते हैं तो C3H4 हो जाता है। तो यहाँ देखिए सभी में CH2 का अंतर है। यहाँ देखिए C2 में C1 घटा दीजिएगा, C बच जाएगा, H2 में H0 घटा दीजिएगा, H2 बच गया। तो यानी इसी प्रकार इसमें से इसको घटाने के बाद क्या होगा? CH2 का अंतर होगा। तो यह एक क्या है? सजातीय श्रेणी है। उसी प्रकार अगर यदि एल्किन को देखा जाए तो एल्किन में भी वही होता है CnH2n, इसमें n का मान पुट करते जाइए, आपका इसमें भी CH2 का अंतर दिखाई देगा। और एल्केन में भी उसी प्रकार होता है। तो इसे का क्या कहा जाता है? एक ही ग्रुप में अगर यदि CH2 का अंतर, एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। आप इस पे पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा 50 जूल निकल जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान 7 होता है। अगला है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी द्रव्यमान नियत रखने पर क्या होगा? तो त्वरण 2% बढ़ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण 2% बढ़ जाएगा। जिस प्रकार त्रिज्या आधा करने पर जी का मान 4 गुना हो जाता है, उसी प्रकार अगर यदि त्रिज्या को 1% कम किया जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न कुछ कारकों पर निर्भर करता है, किसे आरोपित किया जा सकता है? तो H बराबर क्या होता है? I²RT। तो यह देखिए कि आपको क्या क्या खोज रहा है कि I होना चाहिए विद्युत धारा और प्रतिरोध होना चाहिए और कितने समय के लिए प्रवाहित होता है। तो यानी धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने का समय। अगला क्वेश्चन है, 12 ग्राम ऑक्सीजन में डॉट मोल होते हैं। तो मोल संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तत्व का द्रव्यमान ग्राम में आपको दिया हुआ है 12 ग्राम, और तत्व का परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O2 सूत्र होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 16 दूना 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो मोल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 12/32। आपका आ जाएगा 3/8। इसको हल कीजिएगा 0.375 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया। तो 0.6 मोल में पूछा गया, तो 0.6 मोल बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान हम लोग को निकालना है और परमाणु द्रव्यमान 1 निकला है, तो आप इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या भी कितना हो जाएगा? 0.6 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋणात्मक आवेश के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सर्वाधिक ऋणात्मक वाला तत्व होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p5 होता है। तो यानी कि बाह्य कोश में कितना हो गया? 2s2 और 2p5, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किसी माध्यम में तरंग की गति 60, अगला है, किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकंड है। यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंग गुजरती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो वेग बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति।
अगर यदि हम लोग को आवृत्ति पता चल जाता है तो हम लोग तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे। तो आवृत्ति का परिभाषा कहता है कि प्रत्येक सेकंड में गुजरने वाले तरंग की संख्या। तो 1 मिनट में 600 तरंग गुजर रहा है, तो यानी 60 सेकंड में 600, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 600/60, यानी कि 10 तरंग है। यानी कि आवृत्ति का परिभाषा ही है कि प्रत्येक सेकंड में कितना तरंग गुजर रहा है, तो प्रत्येक सेकंड में यहाँ 10 तरंग गुजर रहा है। तो यहाँ हम लोग को तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा। तो वेग आपका दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकंड और आवृत्ति निकला है 10 प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड से सेकंड कट गया, उसके बाद फिर एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए, आपका बच जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य 60 मीटर हो जाएगा। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें देखिए कि 10 पानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 10 kg का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो m दिया हुआ है आपका 10, g दिया हुआ है 10, उसके बाद h दिया हुआ है 4 मीटर, तो आपका आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा कार्य। उसके बाद सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला है कि यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? तो यह सल्फर तत्व है। HNO3 प्लस सल्फर को गर्म कीजिएगा तो आपका बन जाएगा H2SO4 और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगला है कि 3 प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में है तो टोटल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, यानी कि 6 5 11 4 15 ओम हो जाएगा। उसके बाद 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु का संवेग की गणना कीजिए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान 50 और वेग 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो आपका 50 × 6 करने के बाद 300 kg मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डॉट के अनुपात होता है। तो देखिए कि इसमें हो जाएगा घनत्व के अनुपात में होता है। गैसीय नियतांक से देखिए PV बराबर nRT, यहाँ n नियत रहेगा, R नियत रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि निश्चित ताप पर, ताप भी नियत रहेगा, तो यानी कि प्रेशर हो जाएगा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि आयतन में परिवर्तन करेंगे तो घनत्व में भी परिवर्तन होगा। तो वही बोल रहा है कि एक निश्चित ताप पर वायु का दाब डॉट के अनुपातिक होता है, तो वह घनत्व के अनुपातिक होता है। क्योंकि आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार आज का हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।